कक्षा 10 हिंदी अध्याय 1 चंद्रगहना से लौटती बेर। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से वकील थे। इनका जन्म यूपी के बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 में हुआ था। प्रगतिवादी कवि के प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी प्रमुख हैं। इन्हें सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रगहना गांव से लौटते समय अग्रवाल जी वहां की प्रकृति की जो सुंदरता है उसे देख करके कल्पना कर रहे हैं। इसका वर्णन यहाँ की कविताओं में किया गया है। आइए देखते हैं कविता के अंश जो है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, सच कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह हृदय दूं हृदय का दान उसको। जब व्याख्या को इस तरह से समझा जा सकता है। कवि कह रहे हैं कि जब मैं चंद्रगहना गांव से लौट रहा था तो खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर खेतों में हरे चने के पौधे देखा। उसके गुलाबी फूलों को देखकर लगा मानो सिर पर गुलाबी पगड़ी, मुरैठा शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पे, पहनकर एक बीते के बराबर ठीकना चना जो है सज धज कर खड़ा हुआ है। पास में ही नाजुक अलसी के नीले फूलों को देखकर लग रहा है, नाजुक अलसी, पतली लचली कमर वाली अलसी को यदि कोई उसके नीले फूलों को छू दे तो वह उसे अपने हृदय का दान दे दे। अगली कविता की पंक्तियां देखते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस विजन में व्यापारिक दूर व्यापारिक नगर से, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। फागुन का महीना आ गया है। सरसों की फसल को देख कर के लगता है कि वह विवाह के लिए हाथ पीले किए हुए मंडप पर बैठी हुई है। फाग गीत गाता हुआ फागुन, ऐसा लगता है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का यह सौंदर्य शहरों के शोरगुल से दूर इस निर्जन क्षेत्र में प्रेम का संचार कर रहा है। इसकी उपजाऊ भूमि मन को मोह रही है। अगली पंक्तियां देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी घास भूरी ले रही है वह भी लहरिया, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंखों को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान विद्या त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। चंद्रगहना की गांव के तालाब का वर्णन है यहाँ। चंद्रगहना गांव में एक तालाब है जिसमें जल में उठने वाली लहरियां की तरंग है के साथ घास भी तैर रही है। साफ जल में तालाब का तल चांदी के बड़े गोल खंबे जैसा प्रतीत हो रहा है, जिससे आंखें चौधिया रही है। तालाब के किनारे पत्थरों से जल टकराती है तो लगता है वर्षों से अपनी प्यास बुझा रही है। वहीं पास में ध्यान मग्न बगुला अपनी धूर्तता का परिचय दे रहा है और जैसे ही मछली की आहट पाता है वह उन्हें निगल जाता है। अगली पंक्तियां इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया
श्वेत पंखों को झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। काले वाले तालाब के पे रहने वाले पशु पक्षियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। काले माथे वाली चिड़िया तालाब के ऊपर मंडराती रहती है और अपने सफ़ेद पंख फैलाकर झपट्टा मारकर पीले चोंच में मछलियों को दबाकर गगन में उड़ जाती है। तालाब के पास ऊंची मेड़ है जहाँ से रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही है, परंतु अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है और ट्रेन अभी आई नहीं है। अगली पंक्तियों में हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर फैला रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियों को देख करके कवि का मन स्वच्छंद विचरण करने को कर रहा है। उनको कहीं नहीं जाना है। बंजर भूमि पर बबूल और रीवा के कांटेदार कुरूप पौधे जो है वो फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। मीठा सा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे सुन पड़ता, वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो, मन होता उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। इन पंक्तियों में पक्षियों के साथ उड़ने की कल्पना कर रहे हैं कवि। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में तोते की टेटे की आवाज़ गूंज रही है। दूसरी तरफ इस नीरव और शांत वातावरण को भेदता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो सुनाई दे रहा है। यह सुनकर कवि का मन कर रहा है कि वह भी पक्षियों की तरफ पंख फैलाकर उड़ जाए और जहाँ भी पक्षी हों खेतों के बीच में, वहाँ उनकी प्रेम कथा चुपचाप सुनते रहें। यहाँ अग्रवाल जी ने मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मुक्त छंद का प्रयोग और छायावाद का प्रभाव, सजीव चित्रण प्रकृति का करके जो है अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने मनवाया है। इस प्रकार यह पाठ की व्याख्या समाप्त होती है।